मार्केट में खबर है कि काजू कतली में अब वो बात नहीं रही जो हुआ करती थी। उसे पछाड़कर कोई आगे निकल गया है। आगे निकलने की कोशिश बिहार में भी दो नेता कर रहे हैं, लेकिन जनता कह रही है कोई पहले से ही आगे निकल चुका है। काहे इतनी मेहनत कर रहे हैं? विपक्ष कह रहा है कि वोट चोरी हुई है, तो जनता कह रही है कि मोदी जी तो दिल चुराए बैठे हैं, वोट चोरी की जरूरत ही नहीं। बात उन बीमा कंपनियों की भी करेंगे जिनका काम है वादा बड़ा और वक्त पर मुंह छोटा। जब जनता आपदा में डूबती है तो इनकी शर्तें और नियम लंबाई में गंगा जैसे बड़े हो जाते हैं, लेकिन मदद का तालाब सूखा रहता है। और बात होगी कोर्ट की बात और कुत्ते की लात की भी। तो आज पहिया चौपहिया हो चुका है और हमारे साथ उत्तराखंड के शांतवादियों से प्रशांत हैं, यूपी 12 से नवीन सिंह और आजमगढ़िया अवनीश हमारे साथ हैं, और मुझे आप जानते ही हैं हर्ष। काजू कतली आगे निकल गई है, लेकिन काजू कतली के आगे निकलने से पहले बात बिहार की कर लेते हैं कि बिहार में दो तथाकथित युवा एक तो युवा है, मतलब तेजस्वी तो युवा, तेजस्वी को तो युवा काउंट करा जाए। कितनी है? 34 के आसपास है ना, 34 के आसपास है। मतलब एक युवा और एक क्या बोलेंगे उसे, सठिया है, अधेड़ कह सकते हैं। उनसे छोटे तो योगी जी हैं। तो क्या लग रहा है आपको? यूपी 12 से शुरुआत कर लेते हैं। वही राग अलाप रहे हैं वो। उन्होंने पहले न्याय यात्राएं निकाली हैं, उन्होंने भारत जोड़ो यात्राएं निकाली हैं, यात्राओं के दौर में एक और यात्रा निकाल दी है। मुझे लगता है फिट रहने के लिए वो अपना कुछ ना कुछ करते रहते हैं, दौड़ लेते हैं, कहीं पे कहीं साइकिल चला लेते हैं। उसी सीरीज में एक ये है। पता है कि तथ्यों से कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हम वोट चोरी हुई है जी। अब पहले से बहाना तैयार कर लिया है कि इलेक्शन हारेंगे, उससे पहले बता देते हैं कि वोट चोरी के कारण हारे, नहीं तो हम तो हारते हैं ना। मुझे तो मुलायम सिंह जी याद आ रहा है, वो जब कहीं अब लालू प्रसाद यादव भी बोले हमारे लड़के को खराब कर दिया। जोड़ी पहले यूपी में बनाई थी, वो भी नहीं चली। हो सकता है कि अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो हो सकता है कि राहुल गांधी को उस तरह से, मैं शब्द वो यूज नहीं करना चाह रहा, घोषित कर दिया जाए कि ये जहां ग्रहण लगेगा उसका उद्धार नहीं होना। चाहे अखिलेश ने ग्रो ही करा है उसके बाद, राहुल गांधी के हटने के बाद। मुझे जहां तक लगता है कि यात्राओं का दौर चल ही रहा है, तो इतनी यात्राएं निकाल के इन्होंने देख लिया, सफलता मिली नहीं, एक आखिरी यात्रा इनको हज यात्रा कर लेनी चाहिए। क्या पता एक वोट बैंक कुछ ऐसा हो कि जो इनके साथ आ जाए और कुछ तो सफलता मिल जाए। आपने अमरनाथ यात्रा क्यों नहीं की? आप अमरनाथ यात्रा भी कह सकते थे। यात्रा कोई अमर नहीं हुई ना ये बता। और जो आपने हज यात्रा का जिक्र करा, ऐसे ही मैं किसी की बाइट सुन रहा था, कोई बिहार का था लड़का, तो वो कह रहा है कि ये जो राहुल गांधी कर रहे हैं, राहुल गांधी बिहार में कांग्रेस की अंतिम यात्रा कर रहे हैं। अरे हरी, अब आप एंटी बिहारी स्टेटमेंट या एंटी नॉर्थ इंडियन स्टेटमेंट देने वाले स्टैलिन को बुला लेते हो। हाँ। आप रेवंत रेड्डी को बुला लेते हो जो कहते हैं बिहार का डीएनए है। कहा केसीआर का, लेकिन उन्होंने कहा था कि बिहार के डीएनए से अच्छा तेलंगाना का डीएनए है। हाँ। तो अपने को सुपीरियर, और ऐसे नेताओं को ला के आप बिहार में बिहार का अपमान कर रहे हो, बिहारियों का अपमान कर रहे हो, तो कहाँ सफल हो जाएंगे? वो लोग ओपनली बिहारियों को गाली देते हैं, हिंदी को गाली देते हैं, सनातनियों को गाली देते हैं। उसके बाद आप उनको, आप में लज्जा नाम की कोई चीज है कि मैं तो गाली हो ही रही, वो गाली देते हैं। और यहाँ कल आप देखे होंगे कांग्रेस के मन से मोदी जी की गलत माजी को गाली दे दी गई। ये सबक नहीं सीखेंगे। इन्होंने मौत का सौदागर बोला, ये 2014 चुनाव हार गए। नीच बोला, कुछ और एक दो, मैं लिस्ट चेक कर रहा था, चौकीदार चोर है, मैं हारे 19 चोर है, तो चलो फिर भी वो ठीक था। अब इस बार माँ की गाली दी थी, उनकी दिवंगत माँ। मतलब ये क्या चाह रहे हैं? ऑब्वियसली जनता का एक इमोशनल कनेक्शन है मोदी जी के साथ, और ये सब चीजें जनता के साथ नहीं बैठती। यात्रा पे ही मैं अभी वीडियो एक देख रहा था। एक अब भीड़ भाड़े की जुटाई जाती है ऐसी यात्राओं में, सबको पता है, गाड़ियां भर के जाती है, उठा के ले आती। अब एक बुजुर्ग शख्स से रिपोर्टर भाई साहब पूछते हैं कि किस बारे में यात्रा चल रही है, कहते हैं पता नहीं। फिर कहते हैं कि अच्छा किसको सपोर्ट कर रहे हो? कहता है लालटेन। कहता है झंडा किसका उठाया? झंडा माकपा का उठा रखा है। लाल झंडा लेके घूम रहे, लालटेन कहाँ से आया? कि फला जगह से आया। कौन लाया? कि फिर वो एक था कि ये पप्पू यादव पैसे देके लाए हैं हमें,
पप्पू यादव का तो खुला वीडियो भी है, पैसे बांट रहे हैं गाड़ी में पप्पू यादव का खेल तो खुला खेल फर्रुखाबादी वाला कॉन्सेप्ट है, वो आदमी को खुला पैसा बांट। मतलब यात्रा में जो भीड़ है ना, और कई लोग ये भी कह रहे हैं कि वो सारे आउटसाइडर्स हैं, लोकल सपोर्ट कोई नहीं है। हाँ, ये भी एक मुद्दा था कि आप मतलब लोकल का कुछ नहीं था। और कुछ लोगों की मैंने जो बाइटें सुनी उसमें ये भी लोगों की शिकायत थी कि हम सुबह आए राहुल गांधी को देखने और राहुल गांधी अपनी थार में निकले चले जा रहे स्क्रॉल करते हुए, तो मतलब कि हम खड़े हैं, कोई अभिवादन कुछ नहीं। और फिर तुम कहते हो कि हमें कंपेयर करना है किससे, मोदी जी से। भाई कुछ साउथ का एक एक्टर बुलाया था इन्होंने, वो नेता आजकल बन रहा है, उसके बॉडीगार्ड कैसे लोगों को, बिहारी लोगों को धक्का मार के नीचे फेंक रहे थे बस से। मतलब वो छोड़ो, वो तो राहुल गांधी की सुरक्षा वाले लोग लतिया रहे थे वहां के लोगों को, छीन के फेंक देते भाई हैं। कल एक वीडियो आई, आप देखे होंगे, राहुल गांधी मंचों पे लाल किताब संविधान की लहरा रहे हैं। कल एक आम पब्लिक में से एक व्यक्ति जाता है, उनको अम्बेडकर जी की चित्र देना चाहता है, उसको भी धक्का दिया गया, लेके मना कर रहे हैं, साफ उसमें दिखाई दे रहा है कि मना कर रहे हैं कि नहीं नहीं उधर हटो। एक तरफ आप दिखा रहे हैं कि संविधान की रक्षा करने निकले हैं, जनता का अधिकार दिलाने निकले हैं, दूसरी तरफ वहीं अगर अम्बेडकर जी की चित्र कोई श्रद्धापूर्वक आपको समर्पित कर रहा है, दे रहा है, तो आप ले लीजिए, लेके रख लीजिए, लेकिन आप इस तरह से उसको। ये संविधान का एसोसिएशन अम्बेडकर से है ही नहीं, वो एसोसिएट करते हैं नेहरू से। उनका मानना है संविधान नेहरू की देन है, उनका मानना है कि इसमें हमारे परिवार का योगदान है। और वो कभी भी उन्होंने, हिस्टोरिकली ये रहा है, कभी भी उन्होंने बाबा साहब को उनका जो उचित सम्मान है वो दिया ही नहीं है। और अगर उसे जो आप बात कर रहे हो उसमें मैं आगे ऐड करूँ, राहुल गांधी का एक स्टेटमेंट था ना जिसमें कहा कि संविधान महात्मा गांधी की देन है। मतलब वो वहाँ लेगेसी चुराने वाली बात है, बस वो जबरदस्ती जुड़ने वाली बात है। हम ये नहीं कह रहे कि महात्मा गांधी का योगदान इस पूरे देश में नहीं है, लेकिन कौन सी कैलकुलेशन से वो कह रहे हैं कि संविधान में महात्मा गांधी का योगदान है। देखिए, नेहरू गांधी खानदान का आजादी से लेके चाहे संविधान निर्माता बने, चाहे देश में नया कुछ भी आया हो, हर जगह नेहरू गांधी खानदान कैप्चर करने की नीति रही, करने के लिए यही हुआ है। पिछले 60 सालों में यही चला है। कोई भी देश की योजनाएं बड़ी बनी, उनको योजनाओं के नाम की लिस्ट निकाल लीजिए। राहुल गांधी के पहले फादर, राहुल गांधी के पहले मनमोहन सिंह की सरकार में आप देख लीजिए, उसके पहले इंदिरा गांधी की सरकार में देख लीजिए, राजीव गांधी की सरकार में देख लीजिए, नेहरू युवा केंद्र हो गए, राजीव खेल रत्न, सोचिए खेल रत्न का नाम राजीव गांधी के नाम पे, राजीव गांधी का खेल इंदिरावास योजना थी पहले। कौन सा ओलंपिक खेल के इटली से आ गए ये कि इनके नाम पे खेला तो खेल खेला तो पूरे देश के साथ ही खेल दिए। बिना वोटर आईडी के वोट डाल दिए थे। ये भी खेला ही था। जो आज वोट चोरी की बात करते हैं वो राजीव गांधी का, वो जब ये सोनिया एंटोनिया माइनो जब हमारी नागरिक भी नहीं बनी थी, आई थिंक उस समय वो अपनी वोट कास्ट कर चुकी थी। और ये लोग आज वोट चोरी की बात छोड़िए, मैं जो एक अदिति त्यागी हैं उनकी एक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक बुजुर्ग हैं, शायद 70 साल के वो बुजुर्ग होंगे, 2-3 बैठे हैं, और वो खुद कह रहे हैं कि हम कांग्रेस के लिए चुराते थे भाई, हम टांग देते थे, 20 लोगों से ज्यादा नहीं आएगा, और वही 20 डालते थे। एमपी नहीं की थी 1950s में। जंगलराज का जो कॉन्सेप्ट लोगों के आज भी जेहन में है, वो पुराने जिनकी बात कर रहे हैं, मैंने भी वो वीडियो देखी, वो सच्चाई बयां कर रहे थे। आज के 20 साल पहले किस तरह से वोटिंग होती थी। सही बात है कि गाँव में एक बैनर टांग दीजिए, यहाँ वोट देना नहीं है, जिनको वो मनचाहा वोट दे देते थे, बैलेट पेपर पर मुहर लग जाती थी। अगर कहीं लोग वोट दे भी दिए तो बक्से के बक्से उठा लिए जाते थे, स्याही पलट दी जाती थी। भाई आज बहुत ज्यादा दिन थोड़ा नहीं। और सबसे ज्यादा कौन इससे त्रस्त हुआ है? हमारा जो SC ST समाज है, जो बेचारे जो वंचित समाज है, उन्हीं लोगों को अधिकार नहीं था आज तक। उस वीडियो में साफ वो कह रहा कि एक फायर करते थे या वोट डालने नहीं आते थे। आपको क्या लगता है कि वोट चोरी का मुद्दा कितना दम रहा है इस मुद्दे में? शुरुआत तो अच्छी थी, लेकिन वही कि SIR वही कर रहा था, जिसपे लेके आ गए हैं, तो अपने ही खेल में उलझ गए हैं। ये सांप सीढ़ी खेल रहे हैं, बस एक बार चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं। आपने शुरुआत की बात की, आप प्लीज खत्म करो, फिर मैं शुरुआत पे भी मेरा नहीं आप बताइए प्लीज। तो वोट चोरी में मतलब के मुद्दे में तो दम नहीं है, और SIR चल ही रहा है, नाम कट रहे हैं। अब किसका नाम काटना चाह रहे हैं, मतलब किसका नाम जोड़ना चाह रहे हैं, वो भी एक एंगल है ना, कि किसका नाम जुड़वाना चाह रहे हैं जो बाहर से आ रहे हैं।
जो वहाँ बसना चाह रहे हैं, या आप उनका ही उनके वोट चोरी की बात कर रहे हैं जो पलायन करके चले जाते हैं बाहर, वोट डालते हैं, या 2 वोटर आईडी बना लेते हैं कई आदमी। पहचान पत्र है ना वो एक तरह का। पहले तो आपका आधार नहीं होता था, पहले वोटर आईडी या वोटर आईडी आपका डीएल जिसमें फोटो लगी होती थी, उसमें एड्रेस होता था। वो एड्रेस प्रूफ आप क्या करते थे कि आप किराए पे मकान में रहते थे, वहीं बीएलओ आया, उससे बोला मेरा वोटर आईडी बना दो, तो बन जाता था। फिर आप वोट डाले ना डाले, कौन डालता था? आप हम यहाँ हैं बैठे हुए, नहीं डाल पा रहे, नहीं डाल सकते, जिले की सीमाएं सील हो जाती हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकते। अब आधार आने के बाद, लेकिन ये एक्सरसाइज SIR वाली होनी चाहिए ढंग से, पूरे देश में होनी चाहिए। वोट चोरी है तो मुद्दे में दम की बात आई, मैं उनसे बात कर रहा था तो जिक्र हुआ सेफोलॉजिस्ट संजय कुमार का CSDS वाले उन्होंने जिस डाटा पे इन्होंने पूरा अपना कैंपेन चलाया कि वोट चोरी हुई है, उसने जाके कैमरा लाइव ऑडियंस के सामने माफी मांग ली कि मेरा डाटा गलत था। अब ये किस मुंह से वोट चोरी का ये बोल रहे हैं? दूसरी बात, फिर जो शुरुआत इन्होंने की है पूरा पेड कैंपेन, एक से लेके मतलब सारे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जितने बिकाऊ इन्फ्लुएंसर है सारे इन्होंने पकड़े, इन्होंने भर भर के पैसा दिया है और फिर वीडियो डलवाई है। फिर इन्फ्लुएंसर बाद में माफी मांगते फिर हुए नजर आए। वो एक, मैं नाम नहीं लूंगा, वो एक महिला है, वो फिर माफी मांगती हुई फिर घूम रही है। भाई पहले तो तुमने उनकी स्क्रिप्ट से बोल दिया कुछ भी अनसेंट, फिर जब उस बंदे ने, गुरकीरत सिंह डांग ने बोला कि मैं सब इन्फ्लुएंसर के खिलाफ कार्रवाई करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा, तो फिर सब लाइन में आ गए। यात्राओं में भी जो लोग शामिल हो रहे हैं ना, उनकी भी बाइट्स में सुन रहा था, तो उसमें भी ऐसे लोग हैं जो उससे पूछ रहे हैं, रिपोर्टर मुंह में शब्द डालने वाली बात होती है, वोट चोरी के लिए यात्रा है। चोरी क्या होगा, जब वोट पाने के लिए यात्रा हो रही है। तो मतलब वोटर समझता कनेक्ट नहीं हो रहा है लोगों से, आम लोगों से कनेक्ट भी नहीं है। पूरी कैंपेन जो डिजाइन की गई राहुल गांधी की, वो कहीं न कहीं मतलब कहते हैं ना, धरातल पे नहीं है डिजाइन। हमको लगता है कि फिर इनके वही विदेशी फंड से, सोरेस कंपनी से, सोरेस वगैरह से हुई है। अगर जमीन पे रहती है कैंपेन और तथ्यों पे रहती, तो राहुल गांधी को भी पता रहता है। जैसे वो नाम जिनका जिनका उन्होंने कैंपेन में यूज किया, संजय जी का आपने बता ही दिया, उन्होंने ट्वीट डिलीट किया, माफी मांग ली। उसके बाद जिनको ये कैमरे पे लेके आए, सुबोध की बात हो, चाहे मिंता देवी की बात हो, ऐसे रंजू, 4-5 नाम ऐसे जिनको कैमरे पे लेके आके बड़े मीडिया गैदरिंग के साथ इन्होंने दिखाया, सबके सब पीछे हट गए। 80 मकान वाला वो भी कांग्रेसी वो निकला, जिसमें 80 लोग एक मकान में रजिस्टर्ड थे, किराए वाली जो आपने बात की। मैं जमीन से जोड़ने की बात इनकी कैंपेन की इसलिए भी कर रहा हूँ, अगर राहुल गांधी के सलाहकार की टीम में कोई भी गांव से जमीन से जुड़ा रहता तो उसको पता रहता कि मैं बता रहा हूँ कि मैं अपने आजमगढ़ में एक गाँव में रहता हूँ, मेरे गाँव का नंबर, गाँव में घर का नंबर आज तक नहीं मेरे पास। सही बात, सच्चाई पूरे गांव में किसी का घर का नंबर नहीं है। यात्रा वैसे तो वोटर आईडी में नंबर क्या रहेगा? राहुल गांधी की छवि को चमकाने के लिए होती है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा ले लो, रीलॉन्च ले लो, तो बार बार लॉन्च पे रीलॉन्च, भारत जोड़ो यात्रा वो सफल नहीं होती, क्योंकि उसके बाद चुनाव हारते चले गए। हरियाणा भारत जोड़ो यात्रा मुझे फिर भी ये लगा था कि वो आदमी चल रहा था पैदल। इसमें तो बिहार में तो मतलब आप गाड़ी से निकलते चले जा रहे हैं और भागे चले जा रहे हैं, भीड़ भी उतनी नहीं है, और फिर राहुल गांधी की ऐसी भी वीडियो आ जाती है कि खेत में मौजे पहन के चले जाता है भाई। कल अच्छा, वो एक वीडियो और है कि वो मखाना फैक्ट्री से बात करते तो कहता है जी फैक्ट्री लगाओ तो हमारी एफिशिएंसी बढ़ेगी, कहता अगर फैक्ट्री लगे तो हमारा काम चला जाएगा। तो आप किस दौर में ले जाना चाहते हो बिहार को? ये भी प्रॉपर मार्क्सिस्ट दिमाग में सोच है, बहुत डेंजरस सोच है। हम वैसे मजाक ले रहे हैं, लेकिन वाकई में ये बहुत खतरनाक आदमी है। अगर तथ्यों की बात करें, जैसे ये हुआ कि कांग्रेस ने कहा, मतलब फैक्ट पे बात अगर हम कर लें सीरियस, उसमें कांग्रेस ने कहा कि वोट चोरी हो रही है, लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। ठीक है, एक 65 लाख का डेटा आया था जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि जो शायद नाम हटे थे। मैं कह रहा हूँ सर, 65 लाख इतना बड़ा नंबर है कि अगर उनके वोट काट दिए जाएं और वो वाकई में कटे हों और वो सड़कों पे आ जाएं, तो आप सोचो ना क्या स्थिति हो सकती है। एक भी व्यक्ति वो आगे नहीं आ रहा, एक भी व्यक्ति नहीं हाँ। और आप उनकी बात को आगे लेके जा रहे हो कि आपके लिए आपकी वोट चोरी हुई है। वो कहाँ है वो लोग? ये कैंपेन की आप डिजाइन देखिए, पूरी तरह से भारत में अराजकता फैलाने की, बांग्लादेश बनाने वाला सीन। अगर आप दूर की सोचेंगे और इनकी गतिविधियों को देखेंगे, इनके बातचीत करने के तरीके को देखेंगे, राहुल गांधी इन दिनों मंचों पे जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री के लिए तुम करके, गृह मंत्री के लिए तुम करके बात करते हैं, सीधे मंचों से गाली दी जाती है, लोगों को उकसाया जा रहा है, नारे लगाए जा रहे हैं। बोलता 6 साल का बच्चा मेरे कान में आके 6 साल के बच्चे से क्या लेना देना वोट चोरी? तुम 6 साल के थे तो क्या थे?
एरोप्लेन में हाँ, टिकट केक काट वो रहे केक थे। काटते थे, आईएनएस युद्धपोत पे वैकेशन मनाते थे। वैकेशन मनाते थे और ये इनको 6 साल के बच्चे आके कान में बोल रहे हैं कि वोट चोर वोट चोर। नहीं, मुझे लगता है कि ये अपनी तैयारी में ऐसा करते हैं कि अरे कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं मिल रहा, ये मुद्दा उठा लेते हैं। बेसिकली सलाहकार हाँ। मतलब कहते थे सोनिया गांधी के सलाहकार अहमद पटेल थे, तो सोनिया गांधी थोड़ा अच्छा कर गई, लेकिन इनके वो है जयराम रमेश, सुप्रिया शिनेत। इनके सलाहकार अच्छे हो या ना हो, लेकिन इनके जो फॉलोअर्स इन द सेंस कि जो बोलते हैं इन्फ्लुएंसर्स, और जो कांग्रेस पार्टी में ही रह के इनके, मैं चमचा शब्द नहीं यूज करूंगा, लेकिन ऐसे जो हैं कि कोई भी राहुल गांधी आंख बंद कर कुछ भी कर दिए, उसके बाद वो नीचे ड्राइंग रूम सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया पे पिक किया जाता होगा कि भाई आज ये करता है, आज कुछ तूफानी करते हैं, चलो यात्रा निकालते हैं। डीपीटी और आंकड़ों में राहुल गांधी को सीटें दिलवा दी जाती होंगी कि भाई साहब आज प्रेजेंटेशन है, राहुल जी आ रहे हैं, तो बिहार में कितनी सीट? बोले इतनी। बोले 70% तो आपकी हैं। बोले ठीक है, फिर मैं जा रहा हूँ छुट्टी। भाई उसको साबित करने के लिए भी 99 आने के बाद सुप्रिया सुलेर का वो एक्शन दिख जाता है। बाइक रैली इतनी मेहनत जब की। थे तो जब प्रियंका गांधी भी आती है तो कहती तुम्हारे मजे के लिए मैं मतलब कर, यानी उनके एंटरटेनमेंट है वो सब, ये करना, क्योंकि उनको पता है उनका पैसा फिक्स अच्छा कमा हो रहा है, डबल होता जा रहा है, शेयर मार्केट में लगा हुआ पैसा, बाकी और मुझे ऐसा लग रहा था इस वाले चुनाव को लेके, अब से राजनीति के लिए वो सीरियस नहीं है राहुल, हाँ। इतना तो लग रहा है। अब से कुछ दिन पहले मुझे ये लग रहा था इस चुनाव को देखते हुए कि बहुत टाइम हो गया है नीतीश को, और बीच में नीतीश कुमार की भी जो कुछ हरकतें रही विधानसभाओं में और उनमें देख के लग रहा था कि शायद जनता इस बार वो करेगी कुछ गड़बड़। लेकिन वो ये ना कि जनता के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। अगर मैं 1%, हालांकि बहुत काम करा है नीतीश ने, लेकिन अगर 1% हम मान भी लें कि जैसे बीच में एक नैरेटिव ये भी चला कि बीमार है नीतीश कुमार, उन्हें कुछ समस्या है, वो आगे उसे वो नहीं कर सकते, लेकिन जनता उस दौर में जाना ही नहीं चाह रही। हमने पहले भी शायद आपने और मैंने बात करी थी जब हम दुपहिया ही रह गए थे, आज तो चौपहिया है, उस एपिसोड में, कि हमने ये बात करी थी कि जो लोग हैं, मतलब अगर किसी का बाप है अभी, मतलब आप ये मान के चलो कि दादा ने अपने बेटे को बताया होगा और बेटा पोते को बता रहे, तो बहुत पुराना समय नहीं हुआ जब लालू का समय था, जंगल राज जिसे जंगल राज जिसे। 20 साल कितना ही होता है, 30 साल। तो वो लोग जिंदा हैं अभी बताने वाले कि क्या अगर ये आया तो क्या हो सकता है। उनके बच्चे बिहार से बाहर भेज दिए गए, नाम उनके सरनेम हटा दिए गए और किडनैप हो जाते थे, पता ही नहीं था कि स्कूल जा रहा है कि वापस आएगा नहीं आएगा, तो जो डर का माहौल था। 5-5 बजे मैं अभी देख रहा था कि 5-5 बजे मार्केट बंद हो जाया करता था, मतलब आज वो लोग कह रहे हैं कि कम से कम 8 बजे मार्केट खुला है, हम लोग यहाँ खड़े हैं। मेरे कई ऐसे दोस्त हैं जिनके नाम के आगे रंजन और कुछ ऐसे टैग करते हैं, और वो खुद ही 15-15 साल से दिल्ली में ही रहे वो, और इस वजह से कि उस समय गए नहीं, जब बाहर आ गए इसी कल्चर में रह गए, अब गाँव तब जाते थे, अब आना जाना शुरू हो गया है। डर था। और ये भी आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी एक पीढ़ी बाबा दादा की जैसे बात कर रहे थे, अगर एक परिवार में किसी के साथ जंगल राज में अगर कोई घटना घटित हुई तो वो कैसे परिवार भूल जाएगा वो? हाँ, आने वाली पीढ़ियों को पता चलेगा। एक सोशल मीडिया पे सेम नैरेटिव चल रहा था कि जिसमें मोदी जी ने एक फोटो डाली थी सूरत में, जो प्लांट खुला है मारुति का, जो स्टॉक जो उसका यार्ड था, काफी फैला हुआ यार्ड था, कि ये बिहार में क्यों नहीं है, ये मतलब प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा के तहत चला है। भाई तुमने जंगल राज वहां कायम किया, वहां पे तुमने एक इंडस्ट्री सेटअप नहीं होने दी, तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वहां पे इतना बड़ा किडनैपिंग इंडस्ट्री। अब देखिए, मैं मानता हूँ कि बिहार में बहुत गुंजाइश है, लेकिन जो था उससे तो आज लाख गुना अच्छा है। लाख गुना अच्छा है। बात करते हैं ना आज, वो जो लेबर क्लास या जो वर्कर्स, जो फैक्ट्री वर्कर्स बिहार के उस पे बना है भाई, नोएडा दिल्ली या और जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं, वो बिहार में होनी चाहिए। वहाँ का आदमी पलायन नहीं कर पाएगा, वहीं रह के अपने परिवार के साथ रह पाएगा, तो अच्छा कमाएगा। यहाँ रहता है बेचारा, छोटे छोटे कमरों में रहता है, बड़ी मुश्किलों में दिन गुजारता है, हाँ, थोड़ा बहुत पैसा बचा के बेचारा घर भेजता है इलाज के लिए अपने माँ बाबू जी के लिए, तो वो वहीं रहेगा, उनकी देखभाल भी करेगा घर के पास। मुझे लगता है कि आप अभी और ग्रोथ के चांसेस हैं बिहार में, अभी आने वाला समय बिहार के लिए भी अच्छा होगा। एक पूर्ण बहुमत का अगर किसी भी पार्टी को मैंडेट मिलता है, जैसे यूपी, आप यूपी की बात कीजिए, क्या यूपी में यही सब नहीं चलता था? यही चलता था ना भाई, कितने 7 साल हो रहे थे, 7-8 साल। और हम मुलायम सिंह यादव, लालू यादव अपने आप में सेम चीज ये यूपी में हुआ करता था, आज वो खत्म हो रहा है, इंडस्ट्रीज आ रही हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो ये बिहार कोई ऐसा नहीं है कि बिहार के लिए पॉसिबल नहीं है, इजीली पॉसिबल है। एक आप जनादेश दो इस तरीके का, आप कास्ट वाली राजनीति को पीछे छोड़ो, इनके बहकावे में ना आओ,
आपका क्लियर एक विजन प्लान तैयार आपका है, पड़ोसी राज्य उदाहरण है हाँ? उत्तर प्रदेश, आपको ज्यादा दूर जाना भी नहीं। जाना भी नहीं। और आपने जैसे प्लांट का जिक्र किया ना, मैं उसमें एक बात और ऐड ऑन कर रहा हूँ कि ये आपके, अगर आज आप ये देख रहे हो कि गुजरात में ऐसा है, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि गुजरात ऐसा है वो इसलिए है क्योंकि वहां कोई आदमी 15-20 साल सीएम रहा है जो आज देश का प्रधानमंत्री है। मैं एक उदाहरण के साथ बता रहा हूँ वो कैसे, मतलब मैंने सुनी है उत्तराखंड की बात कि नैनो लॉन्च हुई थी और रतन टाटा उत्तराखंड में नैनो का प्लांट लगाना चाहते थे। मैं सीएम का नाम नहीं लूंगा ना पार्टी का नाम लूंगा। उन्होंने वो पहले वेस्ट बंगाल में जिसका विरोध वेस्ट उनका बंगाल किया था, में। सिंगूर। अच्छा सिंगूरा, हाँ। सिंगूर में जा रहा वहाँ का जब विरोध होके जब टाटा वहां से उठी, हाँ सेकंड ऑफर था कि उत्तराखंड में है, उन्होंने भी मना किया। उत्तराखंड वालों ने, जो मौजूदा सीएम थे उन्होंने भी मना कर दिया, उनकी अपनी तड़ी थी। कौन लेके गया? मोदी जी लेके गए। मोदी जी गुजरात ले गए। आपने जो एग्जांपल दिया ना 15 साल 20 साल सीएम वाला, हाँ। उसके दोनों पहलू हैं। हाँ। 15-20 साल बंगाल ने भी दिए हैं एक सीएम को, 15-20 साल गुजरात ने। फिर तो संस्कारों का फर्क। संस्कारों का फर्क है, विजन का फर्क है। एक आदमी है जो पॉसिबल एक मॉडल तैयार किया है उसने देश के लिए। अब वो अगर मॉडल उस स्टेट में लागू हो रहा है, यूपी में आज वो लागू हो रहा है, तो डेफिनेटली वो बिहार में भी लागू होगा। जिस दिन बंगाल में सरकार बनेगी वहां पे भी लागू होगा। टाइम लगेगा थोड़ा सा, जितना उन्होंने नुकसान किया है। बंगाल में रिवर्स ग्रोथ हो रही है, ये सोचिए आप। मतलब आप सोचिए, पश्चिम बंगाल एक समय जैसे लोग कमाने के लिए मुंबई दिल्ली आते थे, लोग हाँ कोलकाता इतना इंडस्ट्रियल हब हुआ करता था। फिर जब बंगाल की राजनीति में कम्युनिस्टों का हस्तक्षेप बढ़ा तो सारी फैक्ट्रियां, जितने भी इंडस्ट्री थे, स्ट्राइक और ये सब इनके जो प्रोपेगेंडे होते हैं उसके आधार पे धीरे धीरे वो बंद होते चले गए। और फिर ममता का राज आया, फिर वहां पे अपना वही सेम यही रीजन है कि केरल में भी आज तक कोई मेजर इंडस्ट्री नहीं है। उसके पड़ोसी राज्य तमिलनाडु इतना इंडस्ट्रियल स्टेट है, मतलब हालांकि काफी पुराने टाइम से चलता आ रहा है। अंग्रेजों ने काफी वहां पे सेटअप किए, उसके कारण से वो हुआ हो, चाहे लोकल नीतियों के कारण से हुआ हो, लेकिन क्योंकि कम्युनिस्ट नीतियां इतनी खतरनाक होती थी, उन्होंने कभी सेटअप ही नहीं होने दिया। उन्होंने यूनियनाइजेशन इतना स्ट्रॉन्ग करके रखा, उन्होंने जो यूनियन लीडर्स थे उनको एक अपना एक कलेक्टिंग एजेंट बना के रख दिया कि तुम आज हड़ताल कर दो, आज थोड़े पैसे कम है, आज वो से फैक्ट्री मालिक से पैसे ले। स्टेट भी नहीं बचा है जिसका एग्जांपल रख सकें किसी और स्टेट हाँ। अगर वोट मांगने से पहले कि भाई देखो ये राज्य में ऐसा मिला था, हमने इसको ऐसा बना दिया है, या तो आपका एग्जांपल भी हो ना सेट करने के लिए, और उससे जाएंगे वोट। मौके की नजाकत भी मुझे लगता है कांग्रेस को समझ नहीं आती। हिमाचल की क्या स्थिति है? सुकू वहाँ यात्रा में वही जा रहा है, वहाँ पे बाढ़ आई हुई है। आप वो लेके पहुंच गए कि भाई हमारी मदद करो, इतने करोड़ का पैकेज मांग रहे हैं, सैलरीज नहीं दे रहे हैं, सैलरी, पेंशन रुकी पड़ी है। किन किन चीजों पे टैक्स लगा दिया गया था? टॉयलेट टैक्स, समोसे पे सीआईडी समोसे खा जा रहे हैं, समोसे से ज्यादा है। रेवंत रेड्डी ने कई बार मुलाकात करी है फंड को ही लेके। मतलब आपने बड़ी योजनाओं के दावे वहां करे, आप जीते भी। दिन भर कभी दूध का दाम बढ़ रहा है, कभी पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, फिर इस पे टैक्स, उस पे टैक्स, बस के फेयर बढ़ाना, जो कहते थे हम बस फ्री करेंगे। तो आप एग्जाम्पल अच्छा दीजिए तो वोट भी मिलेगा आपको। और पब्लिक जानती है, पब्लिक नहीं चाहती बिहार में कि वो पुराना दौर वापस लौटे। जो चल रहा है उसमें भी वो खुश है अभी, अगर वैसे वर्तमान की बात करो। और भाई जो जब मोदी जी आए 2014 में, तो मोदी जी की जो एक्सेप्टेंस जनता में थी, उसके पीछे रीजन ये था कि गुजरात में कितने लोग उत्तर प्रदेश बिहार के साइड के जाके काम करते हैं, जो वो चीज वहां देख पा रहे थे कि क्या करा है इस आदमी ने। तो वही था, कोई ऐसा थोड़ी था कि मोदी जी ने कोई घुट्टी पिला दी थी पूरे देश को, कि वही था ये इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव करना, ये इन्वेस्टर सबमिट करना, हाँ, वहीं से उठाया, वहीं से उठाया। बाकी सारे चीफ मिनिस्टर सब कर रहे हैं। 2014 पहले 2013 की मैं बात बता रहा हूँ। 2013 में यहाँ पे एक समाचार पत्र में काम करता था, बीजेपी कवर करता था। तो दिल्ली से 40 पत्रकारों का एक ग्रुप गुजरात, जब मोदी जी वहाँ पे सीएम थे, गया था। एक सप्ताह के लिए बुलाया गया था। और वहाँ पे उन्होंने क्या डेवलपमेंट है, जैसे रिवर फ्रंट दिखाए, बीआरटी दिखाए, फिर नेशनल उद्यान वगैरह, किस तरह से वहाँ पे डेवलपमेंट का काम है। एक सप्ताह वहाँ पत्रकार रुके थे और सारी चीजें गुजरात कवर किए थे। फिर दिल्ली में आके उस पे अपनी अपनी स्टोरी अपने तररीके से दिखाए थे। तो वो धरातल पे काम हुआ था। वो देश में, जैसे आपने बताया कि उत्तर प्रदेश, बिहार, इधर के लोग वहाँ पे अहमदाबाद में, सूरत में जाके काम करते, उनको दिखा
उसी तरह वो चीजें पत्रकार भी गए वहां पे देखे, तब जाके यहाँ पे इस वो तरह के जिन रोडों पे रैली निकाल रहे हैं आज राहुल गांधी, तेजस्वी, और रोड्स हाँ इसी का बिल्कुल, हल मैं बनी है। इस बात को कहने वाला था। पप्पू यादव अगर वंदे भारत में ट्रैवल कर पा रहे हैं तो वंदे भारत इसी सरकार की देन है। तो मेट्रो आने वाली है पटना में। मतलब मुझे लगता है कि देखो, तो वो कहते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत होना बहुत जरूरी है, और हम भी चाहते हैं कि बहुत मजबूत हो। उससे ज्यादा विपक्ष के मुद्दे मजबूत होने चाहिए, खोखले मुद्दे नहीं होने चाहिए। खोखले, इनके साथ वही हो रहा है कि कुछ भी ले आ रहे हैं। डेवलपमेंट की कोई बात नहीं कर नहीं रहा है, कभी कुछ नहीं। कोई बात नहीं कर रहा है कि हमारा ये विजन है कि हम ये बना देंगे, वो कर आप देंगे। 5 वादे करके बता दो कि भाई हम बिहार में ये लाएंगे या वो करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं है। जातियों पे बांटने की इनकी पूरी एक राजनीति चल रही है इनका। अब ये है कि इनका कॉन्स्टिट्यूशनल जितनी इंस्टीट्यूशन है उन पे लोगों का भरोसा तोड़ना है, चाहे वो आपका इलेक्शन कमीशन हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के केसेस पे ये सवाल कर देते हैं जब इनके खिलाफ जजमेंट आ जाता है कि ये तो बिका हुआ जज है। तो कई बातों से ऐसे रिवर्स एजुकेशन सिस्टम में भी वही कर रहे हैं कि कितने कुलपति किस जाति के हैं, कितने हाँ। टीचर के प्रोफेसर किस जाति के हैं, कितने, सबका इनको डाटा चाहिए, कितने। अभी जो 15 साल बाद आज पहुंचा होगा, 15 साल पहले आपकी सरकार रही है ना, ऐसे आपने नहीं बढ़ने दिया संस्थाओं में तो आपके समय के लोग नियुक्तियां हाँ। हुई होंगी ना। 15 साल बाद आज सीनियर पोजीशन में पहुंचे हैं। जो आज जाति की मतलब रिजर्वेशंस की बात कर रहे हैं, उन्हीं के पिताश्री बोलते थे कि भाई मैं आरक्षण के नाम पर बुद्धुओं को थोड़ी ना बुद्धुओं बढ़ा को, दूं। तो बढ़ावा। तो ये भी है। तो इसके अलावा आज का एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, बीमा कंपनियों की जो मनमानी। और बीमा कंपनी ऐसी हो गई है, कल के ही आर्टिकल है आप और मैं डिस्कस कर रहे थे कि बीमा कंपनी जब, मतलब बीमा कंपनी रावण हो चुकी है कि जब वो आपके द्वार आएंगी तो वो साधु के, संत के वेश में होंगी। सर आप ऐसा कर लीजिए, आपको ऐसा मिलेगा, सर इतने लाख का पैकेज, आपको एम्बुलेंस, एयर एम्बुलेंस तक का कवर। मतलब नतमस्तक होंगे, मतलब लिट जाते हैं भाई साहब। ऐसे आपको 10 बार कॉल करेंगे, 20 बार एजेंट आएगा अगर आप एजेंट के थ्रू ऐसा कर रहे हैं। लेकिन जब क्लेम की आपको जरूरत पड़ेगी तो वो अपना असली रूप दिखा देते हैं। उनका कहना है कि वो जो लक्ष्मण रेखा खींची है और आपके हमारे बीच, वहीं तक आप और हम रहें तो ठीक है, आप क्लेम जिस दिन मांगने आओगे। ये आ रहा है, उस रिपोर्ट में ये था कि बीमा कंपनियां जब आप क्लेम लेने जाते हैं ना, तो ऐसे ऐसे रिजेक्शन दे रही हैं कि आपने पहले से इन्फॉर्म क्यों नहीं किया था हमें कि आपको ये बीमारी है और आप आगे इसका इलाज कराओगे। ऐसा एक केस मैंने उसी रिपोर्ट में पढ़ा कि बंदा एडमिट हुआ, कैशलेस हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल ने बीमा कंपनी को कॉल करा कि ऐसे ऐसे है और ये कैशलेस है। बीमा कंपनी ने ये कह के नकार दिया कि भाई साहब इसने हमें ये इन्फॉर्म नहीं किया कि इसे पिछले इतने दिनों से समस्या हो रही थी, इसलिए हम इसे कैशलेस नहीं देंगे। इसीलिए IRDAI ने 8 कंपनियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया है कि भाई ये सब नहीं चलेगा। ये अपना बोलते हैं सेटलमेंट रेशो हमारा 99% है, 96% है। कैसे सेटलमेंट रेशो पहुंच रहा है इतना है? वो क्लेम रिजेक्ट कर दे रहे हैं। ये हो गया तुम्हारा सेटलमेंट। जो आपने एग्जांपल दिया, सेम एक और एग्जांपल है। एक बंदा अपना बाइक से जा रहा था, शायद गुजरात का केस है। वो बाइक से गिरा, चोट लगी, तो उसने क्लेम अपना डाला उसमें। उन्होंने बोली हम कैसे मान लें कि तुम बाइक से गिरी हो। ये पहाड़ों में चट्टान से पत्थर गिर जाता है कमरा शीशे में, उसका क्लेम भी देने से रिजेक्ट। वो तो गॉड से मानते हैं, वो तो नहीं मिलता है क्लेम शायद। भाई पर आदमी बच गया है ये समझिए। आदमी जब इंश्योरेंस कोई कराता है, बीमा कंपनियों से मिलता है, तो उसको लगता है कि आर्थिक कवर, करेक्ट, वो कि भाई मेरे पे फाइनेंशियल बर्डन ना पड़े बाद में जाके। 2 पन्ने वो होते हैं। देता भी है पैसे, ऐसा नहीं हाँ। है पैसे दे दे के ही वो बीमा फ्री में तो होता नहीं है, उसका वो भुगतान तो थोड़ा बहुत कर ही रहा है हर महीने। नहीं, आपको सब कुछ बताएगा, लेकिन उन 2 पन्नों का एक एक स्टार वाला टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं, वो वो एक एक टर्म्स नहीं बताएगा आपको। प्रशांत भाई प्रॉब्लम क्या है, वो टर्म्स एंड कंडीशन भी बता देंगे, उसके बावजूद जो वो लिख के दे रहे हैं उसमें भी वो झूठ बोल दे रहे हैं। एक महिला ने ब्रेस्ट कैंसर का इलाज कराया, उसका कोई खर्चा 1 करोड़ के अराउंड पहुंच चुका था। अच्छा, तो उसका उन्होंने कैशलेस नहीं किया। उसने महिला ने अपना जो बिल्स होते हैं वो सब रेज किए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। कोई आलतू फालतू रीजन दिया, उसने बेचारी महिला ने फिर से वो किया। अब सोचिए, उसने वो पैसा, उसके पास तो जो था या तो सेविंग का था या उसने कर्जा लिया था, भाई वो तो टूट गई ना उसकी कमर। वो जाके उसने कोई 7 या 8 महीने बाद इंश्योरेंस कंपनी ने वो चीज किया। 15,000 मुझे कहा भाई 24 घंटे एडमिट होना चाहिए था, तो मतलब मुझे मेरे दिल ने बताया नहीं था कि भाई 24 घंटे रुकना है।
मैं 4 घंटे में भाग आया। इसमें भी देखिए आयुर्वेद में आप जाना चाहिए, तो आयुर्वेद में ये आपको सुविधा मिलेगी नहीं। आपने जिस बात का जिक्र करा, मैं कहीं एक उसमें था स्पेस में, तो उस स्पेस में इस बात का जिक्र था कि बीमा कंपनियां जो प्लान कर रही हैं ना, वो ये प्लान कर रही हैं कि हम कैशलेस सिस्टम खत्म करेंगे। वो ये प्लान कर रही हैं कि आप इलाज करा लो, पूरा कैश आप अपनी तरफ से दे दो, उसके बाद हम आपको रिफंड करेंगे। ये हो रहा है एक्चुअली। इसकी तैयारी में ये लग चुके हैं, कुछ हॉस्पिटल कंपनियां इनकी कर भी रही वेबसाइट पे दिखता है कि कैशलेस नेटवर्क में कवर है, आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल मना कर देगा, मना कर देगा। सेम तो इन्होंने सरकार को थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इसमें। बिल्कुल, सरकार इस पे थोड़ी सी सरकार- ढील है सरकार की। मतलब कि एक साथ इतना पैसा होता नहीं, कभी पहले होता था कि भाई जुगाड़ के लाता था कहीं से जो, लेकिन अब ये बीमा इसीलिए कराता है कि भाई कैशलेस हो जाएगा तो चलो भाई पहले पैसा जमा हो जाएगा। और मतलब कई हॉस्पिटल ऐसे मानक भी बना दिए ना कि आप कैसे आपने अपना इंश्योरेंस कराया, वो बना चुके हैं कि आप एडमिट होना, जैसे 24 घंटे वाला बताया आप, उसके बाद भी उसमें 3-4 टर्म्स ऐसे इनके रहेंगे, ये चीज बाहर से आई है, ये चीज बाहर से आई, इस दवा का इससे इंश्योरेंस, वो 20-50 हजार रुपए वो बना ही लेंगे। आप 1.5 लाख का इलाज कराएंगे, 50 हजार आपको देना ही पड़ेगा। 1 लाख भले ही क्लेम से आपको उनको मिल जाए, लेकिन वो 10-20-50 हजार की व्यवस्था ऐसी कर लिए हैं कि वो आपको देना ही पड़ता है। इसमें भी एक और सीरियस चीज है, आयुष्मान योजना इतनी बढ़िया योजना, एक गरीबों के लिए बिल्कुल जीवनदायिनी योजना लेके आई थी सरकार। इन लोगों ने जानबूझ के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और ये इंश्योरेंस कंपनीज ने मिलके क्या किया, उसको इतना अब्यूज किया कि सरकार ने हॉस्पिटल्स को ब्लैकलिस्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि जो स्टंट डलता है आपका बाजार में 1-1.25 लाख रुपए में, उसका बिल अगर आप आयुष्मान से रेज कराएंगे 3.5 लाख रुपए का रेज हो रहा है। वो है, वही है खेल है भाई, खेल वो सरकार का पैसा खाने की उसमें सरकार को। मुझे जहां तक लगता है कि सरकार तो क्या, सरकार ने योजना बना दी, जो अधिकारी बैठे हैं ना, इतनी ढिलाई है कि उसे कोई क्रॉस चेक ही नहीं कर रहा है भाई कि ये मार्केट रेट। जैसा कि आपको ध्यान होगा कि हमने इस पहिया के एक एपिसोड में डिस्कस किया था, शायद आप उस दिन ना हो, कि सरकार को नियम बना देना चाहिए। जिस दिन हम समोसे की, रवि किशन के समोसे की बात कर रहे थे, उस दिन हमने डिस्कस किया था कि सरकार को नियम बना देना चाहिए कि प्राइवेट हो या कुछ भी, ये इलाज इसी कॉस्ट में होगा। उसका रीजन ये है कि सरकार उधर वो लोग उसे वो नहीं कर रहे सही से टैली, 100 की चीज सीधे 1000 में। और आप यकीन मानोगे, अगर आप आयुष्मान कार्ड से लेके जा रहे हो, किसी हॉस्पिटल में एडमिट हो जा रहे हो, एक बार आप एडमिट हो जाओ, आपका पूरा एग्जॉस्ट कर देते हैं, वो छोड़ते ही नहीं है। प्राइवेट वाले तो छोड़ अगले साल कर नहीं पाएंगे ना एक रेट में आपको इलाज, क्योंकि भाई वो 1.5 लाख का डॉक्टर ला रहे हैं, सरकारी में 50 हजार की तनख्वाह में बैठा हुआ आदमी है, तो दिन भर में पहले 50 मरीज देखता है ओपीडी में। लेकिन मतलब प्रैक्टिकली संभव, थोड़ा दवाओं का रेट तो कम है। हाँ, ये कि रेट बताने का, चाहे आप प्राइवेट में लगवाए चाहे सरकारी में वही लगेगा। उसमें भी दो चीज है, एक फलानी ब्रांड का इंजेक्शन है, एक ढिमकानी ब्रांड का इंजेक्शन है, एक जेनरिक है, एक हमने उसका 10 गुना प्राइस बढ़ा के लिया है। तो इस पे मतलब डेफिनेटली सरकार सख्त कदम उठाने वाली है। जिस तरीके से इंडिकेशन दिए हैं मिनिस्टर ने, मतलब मैं तो काफी आश्वस्त हूँ कि इनको काबू तो लेके आ ही जाएंगे। और आयुष्मान का भी जो कवरेज बढ़ा है, उससे भी काफी फायदा ही हुआ है। जनता को तो फायदा हो रहा है, समस्या हॉस्पिटल्स की है सर। इनको भी नकेल कसनी पड़ेगी, इन पे नकेल कसने का मसला है। कंपनीज का जो ये वाला है ना, ये तो चलो असली बीमा कंपनी जो है, जो क्या होता है चिंदी चोरी कर रही है, लेकिन कुछ लोग बीमा एजेंटों के नाम पे नकली बीमा एजेंट बनके जो जाते हैं, जो भोली भाली जनता को बेवकूफ बनाते हैं। कई रैकेट्स अभी बस्ट हुए हैं, मतलब जिसमें आपका आधार नंबर लेते हैं, आपका फोन लेते हैं और एक आपकी पॉलिसी बनाएंगे, फिर वहां जाके वो नंबर चेंज कर देंगे, अकाउंट खुलवाएंगे आप ही के गांव क्षेत्र के आसपास। वो जो क्लेम करेंगे कि भाई इस आदमी क्लेम करते हैं, गलत क्लेम करते हैं, कंपनी बीमा कंपनी पैसा हॉस्पिटल के साथ साठ-गांठ करके, उस बंदे के नाम पे नहीं आ रहा है वो क्लेम। मतलब वो ऐसे फर्जीवाड़ा एक पूरा रैकेट चल रहा है, जो कई रैकेट अभी पकड़े गए थे पिछले साल भी, इस साल भी। ये भी चल रहा है कि लोगों को नहीं पता अभी बीमा क्या होता है, कैसे होता है। एक चीज और है उसमें, जो फर्जीवाड़े की इसमें गुंजाइश इसलिए बढ़ जाती है कि मान लो आपने पॉलिसी ले ली, ऊपर वाला ने आपको जरूरत ही नहीं थी, आप 5 साल 7 साल दे रहे हो उसे प्रीमियम, आप पकड़ भी नहीं आ रहे क्योंकि आपने क्लेम ही नहीं करा। अब आप 7 साल तो वो आपसे कमा चुका ना, 30,000 40,000 रुपए साल का, और ऐसे बहुत पकड़ रखे होंगे उसे। मान लो मैंने पॉलिसी करवा ली किसी फर्जी बीमा एजेंट से, मुझे
शायद आपको पता भी ना हो कि आपके नाम पे पैसा हाँ, निकल मेरे रहा नाम पे पैसा चले भी जा चुका, मुझे नहीं पता। मैं तो अपनी पॉलिसी लिया किसी चीज के लिए, कई बार होता है, जैसे मैंने जब LIC करवाई थी शायद काफी साल पहले, तो जो मेरे एजेंट आते थे पहले, अब वो नहीं रहे, तब मैं खुद ही जाके ऑनलाइन ही भर देता हूँ। तो कई बार होता है कि आपने गलत भर दिया, ऐसा कॉल भी नहीं आता है। वो जब मैं वहां जाता हूँ कभी, भाई कितना और टाइम मुझे देना है या क्या है, तब पता चलता है जी आपने ये गलत कर दिया था, इसको सही कर रहे हैं अभी, इसके लिए ये करना है, इसके लिए वो करना है, तो ऐसे। तो ये पॉलिसीज जो है ना, बहुत एक लेमैन को नहीं पता कि कैसे काम करती है, क्या करना चाहिए, क्योंकि इतनी टर्म्स एंड कंडीशन उसमें है ना, 56 पेज का वो नहीं पकड़ा पढ़ देते हैं, कौन पढ़ रहा है उन्हें बैठ के। नहीं पढ़ पाता है। और नहीं, इनसे तो मतलब ये तो थोड़ा सा लोगों को जागरूक होना पड़ेगा कि भाई जो वेरीफाइड बीमा एजेंट्स हैं उन्हीं के थ्रू कराएं, और सस्ते के चक्कर में अपना मतलब बेवकूफ ना बने। पैसा भी और आपने जो इस तरह के जो स्कैम का जिक्र किया, आज सुबह मैंने एक वीडियो देखा, उस वीडियो में स्कैम सोचा, मतलब आज तक मैंने सुना था वो वीडियो, मुझे नहीं, मैं उसकी पुष्टि नहीं कर रहा, पर उस वीडियो में ये था स्कैम, देखो कैसे चल रहा था कि डेटिंग ऐप पे आप हो, आपको की और का किसी का मैच मिला, आप डेट पे गए, ठीक है, उस रेस्टोरेंट पे गए, वो लड़की बताएगी कि उस रेस्टोरेंट पे आना है या बार में आना है, उसमें वहां आप पहुंचे तो आपके सामने एक मेन्यू जो पेश होता है, उसमें मान लीजिए आपने ऑर्डर करा कि पनीर टिक्का, तो पनीर टिक्का 400 लिखा है, जो आदमी सोचता है ठीक है, रीजनेबल है, चल जाएगा। अब आपका बिल बन जाता है उस डेट पे 90,000 रुपए। आपने मुश्किल से पनीर टिक्का, चाप, जो भी खाया पिया, आप 90,000 ड्रिंक्स ऑर्डर करती हैं, ड्रिंक्स ऑर्डर वगैरह कर ली, कमीशन सेट होता है उसके साथ, और कि इस पे अब मेरा इतना रहेगा। आपका जब बिल आया तो आपकी देख के हालत खराब कि 90,000 का साला क्या ऐसा खा लिया है। उसके बाद आप वहां बहस करते हैं, तो वो कहते हैं कि हमने तो आपको मेन्यू दिखाया था, सेम मेन्यू, सेम साइज, सेम कलर, सब कुछ, आप फर्क ही नहीं कर सकते आपके सामने। ये चीज 5,000 की, ये चीज 7,000 की है। वो एक कोई रिपोर्टर है या लोकल टीवी है, उसने ये पूरा एक बड़ा गैंग है जो ये काफी टाइम से चल रहा है। हाँ, मुंबई, दिल्ली, नोएडा में अभी इतना नहीं सुनने में आया, दिल्ली में बहुत ज्यादा है, जहाँ पे भी क्लब कल्चर है। हाँ, क्लब कल्चर जहाँ पे भी है वहां पे सबसे ज्यादा ये चीज हुआ है। जितनी डेटिंग एप्स हैं उसके थ्रू जो ये हनी ट्रैप का, बेसिकली हनी ट्रैप ये एक तरीके का, वो उनको मेरा तो बल्कि एक परिचित के साथ भी हुआ है ये काम। अच्छा। तो मुंबई का इंसिडेंट है, वो अपना बैचलर थे तो अपना मिलने चले गए, भाई एलिजिबल एक लड़की मिल रही है, तो अपना डेट पे गए, अपना बात किया, नॉर्मल वो हुआ, बिल की बारी आई तो 36,000 समथिंग का बिल आ गया उनका। उनकी तो सल्तनत हिल गई नीचे से। तो वो लड़की गायब थी वहां से। तो होटल वाले जो थे, बाउंसर, तो मतलब ये अच्छा, ये साठगांठ कैसे है कि वो होटल ही करा रहा है ये कोई एक रैकेट है, ये पूरा एक सिंडिकेट है इस तरीके का जो ऑपरेट करता है। और फिर तो उसने उसको आदमी को हैरेस करना स्टार्ट किया कि अभी दो, तो उसने बेचारे ने क्रेडिट कार्ड से उसी समय पे कर दिया बेचारा। फिर उसने खैर पुलिस कंप्लेन की इसकी, बट मतलब पहिया देखने वाले और पहिया देखने वालों के लिए सावधानी है कि अगर आप डेटिंग ऐप पे हैं, चक्कर में स्वाइप के चक्कर डेटिंग ऐप पे आप हैं, ये और बहुत गलत मतलब क्या होता है, लड़कियों को बरगलाया जाता है कि आपको कमीशन 10% मिलेगा या जितना भी मिलाएगा, तो उस चीज में अच्छा वही है। और अगर आप बोलेंगे मैं फला रेस्टोरेंट में ही जाऊंगा तो वो जिद करेंगे हम सेफ फील नहीं कर रहे हैं, वो आपको इतना फोर्स करेंगे कि आप ऐसे, मतलब आपको डिमीन करा जाएगा, रे कुछ मतलब आपको ऐसा लगेगा यार थोड़ी औकात की बात, औकात पे आ रहा मामला। जो लड़का कई बार रिजेक्ट हो चुका हो, करेक्ट, और वो भी वल्नरेबल लोगों को फंसाते हैं, वो देखते हैं कि भाई हाँ, और वो दिखने में सुंदर चेहरा हो तो आदमी कहता है यार। तो दर्शकों को यहाँ से सीखने वाली बात ये है कि डेटिंग ऐप पे भी अगर हैं और मैच अगर मिल रहा है तो होटल या रेस्टोरेंट अपनी पसंद का। हाँ, मतलब डेटिंग ऐप पे रहिए, लेकिन पॉलिसी भी लेनी है तो भी सावधानी से लें, डेटिंग ऐप पे तो भी सावधानी से रहें। और अगर वोट चोरी हो रही है तो वहां भी सावधानी बरतनी है। वोट चोरी और दिल चोरी जो हो रही है उसकी कौन बात करे। वही मैंने वापस से हम फिर वहीं आ जाएंगे, पर एक 2 मिनट में वाइंड अप इस वाले टॉपिक को कर लेते हैं कि लोगों की मैंने ये बाइट भी सुनी है कि यार हाँ वाइब मैच होती है, जो
जैन जी है, वो कह रहे हैं वाइब मैच होती है मोदी जी से। वो हैं, वो कह रहे हैं कि यार मोदी जी ने इतना कर दिया कि दिल्ली चुरा रखा है, वोट चोरी वाला कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ये नहीं दिखेगा इन लोगों को। खैर अब आ जाते हैं हम अपनी काजू कतली पे। कल एक चोरी करते करते मुंह मीठा करवा रहे हैं। कड़वा कराया था सर बीच में, 36,000 और 90,000 के बिल लगवाए तो थे। रेस्टोरेंट से बात नशा उतार दिया। तो एक कल की रिपोर्ट है, न्यूज़ 18 का आर्टिकल था, उसमें पढ़ रहा था कि अब काजू कतली में वो बात नहीं रही। मध्य प्रदेश की गुंजिया उसे पछाड़ चुकी है। तो आप लोगों के क्षेत्र में कौन कौन से मिठाई है? पहले उत्तराखंड की बात कर लें, आपके क्षेत्र में कौन सी? हमारे तो लोगों को ज्यादातर बाल मिठाई या सिंगोड़ी ही पता है। और सिंगोड़ी वो ना जो एक उसमें आलू के पत्ते में हाँ लिपटा हुआ आता है, बावे की मिठाई। हाँ, झंगोरे की खीर है। फिर खीर की वैसे बात करें, झंगोरे, तो ये 3 चीजें तो ज्यादा फेमस हैं उत्तराखंड में। लेकिन मुझे लगता है बाल मिठाई हमारे फिर कहेंगे कि सिंगोड़ी से ज्यादा पछाड़ चुकी है, कि बाल मिठाई ज्यादा फेमस है। बाल मिठाई सिंगोड़ी शायद नहीं पता लोगों को अभी भी कि क्या होती है, लेकिन आपको भी नहीं पता। नहीं हमें लास्ट ऑफिस में किसी ने खिलाई तो थी। बाल मिठाई के बारे में तो जानकारी है। बाल मिठाई मतलब वो चॉकलेटी फज और हाँ, वो ऊपर white से वो लगे वो रहते सफेद हैं सफेद बाल। और ये होता है कि इसको खोए से बनाया जाता है प्रॉपर। जिसके पीछे बहुत रोचक कहानी ये है कि एक अंग्रेज उतरा किसी हिल स्टेशन पे, मुझे जगह का नाम याद नहीं है, तो उसने खाना वाना खाया तो उसने मिठाई मांगी। तो उसने कहा ये फ्रेश बनी है अभी मावे की, तो उसने खिला दो। तो उसने कहा अच्छा मेरी बस जाने वाली है, तुम इसको बांध के दे दो। तो उस बंदे ने पैकेट का पैकिंग होती नहीं थी, तो उसने मालू के पत्ते में उसको बांध के दे दी। तो अंग्रेज को वो स्वाद बड़ा अच्छा लगा। वो दोबारा आया तो उसने कहा यार वो जो पिछली बार मिठाई ले गया था उसे 1 किलो दे दो। तो इस बार उसने दी तो उसने कहा इसमें वो स्वाद तो आ नहीं रहा पिछली बार जो आया था। तो गहन अध्ययन के बाद पता चला कि भाई वो जो स्वाद चढ़ा था वो पत्ते का चढ़ा था, उसमें जो फ्रेग्रेंस चढ़ गई थी उससे वो स्वाद और बढ़ गया था। तो तब से वो क्या हो गया, कोन बनाया जाता है, मालू के पत्ते लाए जाते हैं, उसका कोन बना के उसमें मालू उसका बायोलॉजिकल नाम मुझे पता नहीं है, बॉटनिकल नाम। तो उसमें फिर उस मावे को भर के रखा जाता है ताकि वो धीरे धीरे उसका जो खुशबू है उसमें चढ़ जाती है। तो ये अब टिहरी की, क्योंकि टिहरी के राजा ने इसको ज्यादा फेमस कर दिया था, इसलिए टिहरी में ज्यादा ये है। इसलिए कहते हैं कि अल्मोड़ी की बाल मिठाई और टिहरी की सिंगोड़ी, लेकिन ये दोनों का जो उपज है वो कुमाऊं ही को ही माना जाता है कि दोनों कुमाऊं में ही इसकी खोज हुई थी या बनाई गई थी पहली बार। लेकिन अब ये इसको डिवाइड कर देगा कि वही टिहरी पहाड़ी कुमाऊं ये सब चलता रहता है हमारे यहाँ। तो हमारे यहाँ तो ये 2 ही मिठाई है। और यूपी 12 में हम तो सर शुगर बेल्ट से आते हैं। गुड़ एशिया की सबसे बड़ी गुड़ मंडी है। मिठाई में अगर बात करें तो घेवर सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है हमारे यहाँ का। तो हमारा जो बेल्ट है उसमें ही मतलब अलग ही घेवर पगलू लोग हैं हमारे यहाँ पे, स्पेशल रिक्वेस्ट पे बनता है और इधर उधर रिश्तेदारियों में जाता है। जलेबी का भी हमारी साइड ज्यादा है क्योंकि आप और हम वैसे सीमा साझा कर रहे हैं। एक बात बोलूं तो जलेबी को मिठाई आप ही लोगों के यहाँ बहुत मीठी होती है। जलेबी मिठाई नहीं है। जलेबी को हमारे मिठाई नहीं, वो तो नाश्ते के साथ ऐसे ले लिए। जलेबी को वाकई में हमारे तरफ जलेबी को मिठाई में गिनते ही नहीं, वो तो नाश्ते। जलेबी में दही भी डाल देते हैं, जलेबी दूध में भी डाल के खाते हैं। मध्य प्रदेश में जलेबी पोहा है, तो वही कह रहे हैं ना। और बनारस में हम जाते हैं तो कचौड़ी सब्जी खा रहे हैं, एक बाइट कचौड़ी सब्जी की, एक बाइट जलेबी। तो जलेबी कुरकुरी पसंद है, मोटी, कई मतलब अलग अलग सबका वो है। बनारस में जलेबी को जलेबा, जो मोटी वाली आप बता रहे हैं उसको जलेबा बोलते हैं हम। कि मैंने चंडीगढ़ में एक बार खाई थी तो वहाँ क्या होता है, पतली बनती है कुरकुरी, उनको वही पसंद आती है और है कि मुंह में रखते हो एकदम से गल जाए। और मिठाइयों का भी होता है, जैसे कि नवीन जी बताया कि इनके यहाँ गन्ने का और गुड़ का वो है, उसी तरह जैसे हम लोगों का बेल्ट है बनारस और इधर दूध का ज्यादा वो है। तो दूध से बनी मिठाइयाँ जैसे पेड़ा, बर्फी, ये सब ज्यादा प्रचलन में है। और पेड़ा वगैरह जो हमारे यहाँ बनते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे कि 20-20, 25-25 दिन खराब नहीं होते। लेकिन क्लेम तो मथुरा कर गया ना। मथुरा का पेड़ा ठीक है, वो प्रसाद के रूप में सही है, लेकिन ये पेड़ा, बर्फी, जैसे तो आपके यहाँ भी मिठाई वॉर चलता है, जैसे वो बंगाल और उड़ीसा में चलता है रसगुल्ले को। नहीं रसगुल्ला, अरे आप तो बंगाल और बिहार की बात कर रहे हैं। या अभी बीच में मैंने कहीं आर्टिकल कहीं देखा कि भारत के किसको चावल यहाँ सबसे अच्छा होता है, बिरयानी की बात हो गई थी, कहीं और से आई है। किसी इतिहासकार ने ही बोला था, चावल भी नहीं होता था, लेकिन हाँ, किसी इतिहासकार ने ही बोला था।
और किसी खीर की बात या किसी मिठाई की बात, सेवई कुछ ऐसा था उसकी बात हो गई थी। बाकी मिठाई क्लेम तो करना अपनी घरों में अपनी बनाई जगह है। जाती है, तो त्योहार के टाइम पे तो हर तरह की लेकिन मिठाई त्योहार में गुजिया गुजिया की बात आई तो हमारे यहाँ गुजिया होली है। होली के दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, 2-3 दिन पहले से ही घर की महिलाएं तैयारी करती हैं। एक सप्ताह पहले से दूध जमा कर करके उसके खोए बनाए जाते हैं, और होली के 2 दिन पहले से रात में जग जग के पूरी गुजिया बनाई जाती है। अच्छा, एक चीज, गुंजिया को होली की मिठाई क्यों कहते हैं? मतलब आपने देखा कि दिवाली पे नहीं चलती है नहीं, वो पता नहीं है, मतलब हमारे तो ये क्या मतलब उसका कुछ नशे से सामूहिक नहीं, नहीं। वैसे वो पहले बनाया था कि आपको पूरा मोहल्ला एक साथ बैठ के बनाता था, एक जगह जाके सब हाँ। महिलाएं आपकी हेल्प करती थी, एक गूंदेगी, एक बेलेगी, एक और भरेगी, सांचे में भर एक के तलेगी। हाँ, तो इसलिए अब क्या है, अब तो लोग जाते हैं दुकान में खरीद के ले आई थिंक ये हो सकता है गेट टुगेदर का एक त्योहार है होली, लोग एक दूसरे के घर आते हैं। दिवाली पे यूजुअली मतलब अपनी बाहर पूजन देने का। पूजन का मेन वो है। गेट टू गटक का भी होली दिवाली में अंतर इतना, मिठाइयों में इतना अंतर है कि आज भी दिवाली के दिन सोम पापड़ी अपना स्थान बनाए हुए है, एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर। एक अच्छा, उसका मेन कारण है क्योंकि और बाकी मिठाइयों में इतनी ज्यादा मिलावट हो जाती है सीजन के टाइम पे कि वो मिठाई नहीं जहर बन जाता है। और मैं इसी बात पे मैं एक और बात इसमें मेन जोड़ना चाह रहा था। मेरा इसमें एक बहुत वो मानना है कि भारत जैसे देश को, जो एक 20 किलो ऑन एन एवरेज मिठाई खाता है साल में पर व्यक्ति, बहुत बड़े रिस्क पे खड़े हैं हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना ज्यादा हम अपने बच्चों को हार्म कर रहे हैं, हम अपने शरीरों को हार्म कर रहे हैं। इतना शुगर हम अपने शरीर में डालते हैं। जैसे आपने भी बात किया कि हम नाश्ते में जलेबी ले लेते हैं, तो साइंटिफिकली ये प्रूवन है कि देखिए डायबिटीज से तो डायरेक्ट कोरिलेशन है ही। वो आपका इंसुलिन, जब आप मीठा खाएंगे इंसुलिन स्पाइक होगा। इंसुलिन जब स्पाइक होगा आपका पैनक्रियाज काम करेगा उसको डाउन करने के लिए, तो क्या होता है वो कई बार और डाउन हो जाता है। जब वो डाउन होता है तो शरीर क्रैश करता है, शरीर को मांग पड़ती है कि फिर से खाओ, वो एडिक्शन की तरफ चला जाता है, डोपामीन मिलता है। तो मैंने मिठाई खाई, मेरे दिमाग में संकेत गए कि यार ये तो बहुत अच्छी चीज है। फिर वो क्रेविंग, वो जो कॉन्सेप्ट है चॉकलेट का और ये सब, ये मेरे हिसाब से बहुत डेंजरस है, स्पेशली बच्चों में। अगर आप मतलब, मेरा तो सबसे अपील ये है कि भाई जितना आप शुगर से, आर्टिफिशियल शुगर से आप दूर रख सकते हैं उतना रखिए। नेचुरल शुगर आपको फलों में मिल सकता है, हर चीज में मिल जाएगा, उसका आप सेवन कीजिए। सर इसमें मैं मिठाई वाले आपके विरुद्ध मोर्चा मैं इस चीज में मैं पक्ष में हूँ कि सरकार इस पर 28% जीएसटी लगा दे मिठाई। सच में मिठाई कहाँ रही, फिर तो कड़वा हो जाएगी। मैं चाहता हूँ मिठाई पे जिस तरीके से शराब या फिर सिगरेट के पैकेट पे वो आता है ना, मिठाई पे भी आना चाहिए कि भाई ये डायबिटीज कारक है। लेकिन शराब कितनी महंगी कर लो, पेट्रोल डीजल कितना ही महंगा कर लो, ये आदमी कभी खरीदना बंद नहीं करेगा। और इसमें मेरा थोड़ा सा एक आपसे मतलब मैं सहमत होते हुए थोड़ा सा असहमत मैं इसलिए हूँ कि आप जिस बेल्ट से आते हैं, मैं जिस बेल्ट से आता हूँ, हम गन्ने की पैदावार करने वाले लोग चीनी और गुड़ शक्कर के बड़े वो रखते हैं। मेरा मानना है कि आपको भी ध्यान होगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग थे, आपने देखा होगा, कहीं सुना होगा, आपके गांव में कोई ना कोई ऐसा आदमी होगा कि 50 रसगुल्ले खाएगा, 100 रसगुल्ले खाएगा। मेरे फादर मतलब पहलवानी करते थे अपनी जवानी के टाइम पे, तो वो शर्तें लगती थी कि अगर ये हो गया तो इतने। तो मुझे लगता है कि हम खा रहे हैं, लेकिन खा के जो वर्कआउट हम नहीं कर रहे हैं, वो उसका एक रीजन हो रहा है। वो पहलवानी करते तो सारा निकल जाता था उनका उस समय। मतलब बहुत चुनिंदा लोग हैं जो ये करने में सक्षम लोग हैं। मतलब एक टाइम पे 40-40 रोटियां खाते थे, पराठों की शर्तें लगती, समोसों की शर्तें लगती थी। जैसे आप शुगर कह रहे, मैं कहीं पढ़ रहा था कि गेहूं भी शुगर बढ़ाता है। उनका एक लाइफस्टाइल था ना, 40 के बाद मीठा कम कर दिया। वही लाइफ स्टाइल की बात है। 40 देखिए के बाद जिस चाय दौर में की आप बात कर रहे हैं, ज्यादातर लोग ग्रामीण हिस्सों में थे। अभी शहरी परिवेश में आ गए हैं। सुबह शाम खाना खाना, 8 घंटा सीट पे बैठना, काम करना, यही वर्कआउट के नाम पे हमारा है। गांव में लोग खेतों में जाते थे। आप सोचिए कोई काम करना होता था, झुक के काम कर रहे हैं। उन दिनों आप देखेंगे कि बहुत आज ज्यादा जो फैट की बीमारी आ रही, ये सब चीजें तब नहीं थी। जब तक आप खेतों में काम कर, डेली सुबह सूर्योदय से पहले 2-3 घंटे काम कर रहे हैं, शाम को और पैदल चलने का जो क्रम बनता था उनका, तो आप कितना भी खा लीजिए, लेकिन वो जब आप वर्कआउट उतना कर लेते थे तो वो सारी चीजें हो जाती थी। मैंने एक एकेडमी चलती है उड़ीसा में, जो ये ट्रेनिंग देते हैं भर्ती, पुलिस भर्ती और मिलिट्री भर्ती या फिट रहने के लिए। उसमें उसका एक पंचलाइन मैंने देखा, मतलब तगड़ा खाओ रगड़ा, ऐसे करके, मतलब खूब खाओ और खूब एक्सरसाइज करो। तो इसमें शुगर का मैं बता रहा था आपको नुकसान। जब आदमी अत्यधिक शुगर
सेवन करना स्टार्ट कर देता है तो फैट में तब्दील होता है। और वो फैट एक होता है जो आपके पेट में चर्बी है, आपके हाथ में, मुंह पे चर्बी, गाल पे चर्बी है। एक चर्बी होती है जो आपके ऑर्गन्स के ऊपर चढ़ती है, उसे विसरल फैट बोलते हैं। जो फैटी लिवर टाइप जैसी चीज होती है। फैटी लिवर, बिल्कुल करेक्ट। उसके हाँ। ऊपर एक लेयर, हर ऑर्गन के ऊपर एक लेयर बन जाती है, हमारे ऑर्गन्स के ऊपर, उसको विसरल फैट हम बोलते हैं। वो इतना ज्यादा डेंजरस होता है, जो बेसिकली डायबिटीज है। जब आपके विसरल फैट इतना बढ़ जाएगा तो पैनक्रियाज काम करने में सक्षम नहीं रहेगा, वो इंसुलिन प्रोडक्शन उसका अनकंट्रोल हो जाता है। तो उसके कारण से ये डायबिटीज की बीमारी आती है। और डायबिटीज अपने आप में इतनी डेंजरस बीमारी है, 50 बीमारियों को सप्लीमेंट करती है। कोरोना के बाद ज्यादा लोगों को डायबिटिक की शिकायतें आई हैं। कोरोना के बाद इसका एक कारण मुझे भी जो लगता है वो ये हो गया कि लोगों ने उस टाइम में दवाइयां खाई, बहुत एक्सपेरिमेंट के हम दौर में थे, दवाइयां खा रहे थे और फिर घर में बैठ के क्या ही कर रहे थे, अरे चलो कढ़ाई चढ़ा लो, तला हुआ मीठा यही चल रहा है। यही चल रहा, क्योंकि बाहर आप जा नहीं पा रहे थे, ऑर्डर कर नहीं पा रहे थे, तो आप घर में ही कढ़ाई चढ़ रही है। अब घर में जब कढ़ाई चढ़ती है तो वो एक दिन का तो नहीं बनाती है, वो कढ़ाई चढ़ी तो पूरे हफ्ते का सिस्टम बनेगा। तो मीठा कड़वा सब बात हमने कर ली और इस एपिसोड में आपको बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं, जैसे कि शुगर को लेके आप चिंता कर सकते हैं। साथ ही आप चिंता इस बात की भी कर सकते हैं कि जब आप डेटिंग ऐप के थ्रू किसी डेट पर जाएं तो वहां आप बड़े बिल से बच जाएं। तो और इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप लोगों की जो भी राय है या किस विषय पर भविष्य में हम चर्चा कर सकते हैं, आप वो हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। नमस्कार।